गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के लेक्चर में हमने न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने राजपूतों के बारे में जाना कि वो किस तरह से उनका इमर्जेंस हुआ और धीरे धीरे वो क्षत्रिय कहलाए जाने लगे। और फिर बाद में जो लोग थे जंगलों को काट के उन्होंने खेती के लिए ज़मीन तैयार करनी शुरू करी, वो वहाँ खेती करने लगे। और जो जंगल के लोग थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो जंगलों पर निर्भर रहते थे, उनको वहाँ से उन्होंने निकाल दिया और साथ में वो वहाँ खेती करने लगे। धीरे धीरे जो कुछ किसान थे उनके पास ज़्यादा ज़मीनें हो गई और वो अमीर हो गए, और कुछ जो थे वो गरीब किसान ही रहे। और साथ में जो मुखिया होते थे, जो पुजारी होते थे, जो मोनेस्ट्रीज़ और जो टेम्पल्स होते थे, इन जो किसान थे इनसे वो रेवेन्यू या कर लेने लगे। तो ये जो किसान थे वो उनको दबाया जाने लगा, उनको और भी ज़्यादा उन पे जो थे वो रेवेन्यू या टैक्सेस वो लगाए जाने लगे। तो धीरे धीरे ये जो लोग थे वो इन्होंने अपनी जाति को फॉर्म कर लिया। यहाँ जो बसने वाले लोग थे उन्होंने अपनी जाति बनाई, जिसमें जो थे कि जाति फ्रेम देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन। जो जाति थी उसके अपने ही नियम और कायदे कानून होते थे, और उनके मेंबर्स उनको कंडक्ट करते थे। दीज रेगुलेशन वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। ये जो नियम थे वो उन पर उनके बुज़ुर्गों द्वारा लागू किए जाते थे कि ये आपको रूल्स का पालन करना है। तो डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज अ जाति पंचायत, बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। तो ये जो जाति के लोग थे उनको उन गांव के रूल भी फॉलो करने थे जहां वो करने पड़ते थे, जहां वो जिस गांव में वो रहते थे। तो सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ चीफ्टन। मतलब कई जो विलेजेस गांव होते थे उसका एक मुखिया होता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। तब वो साथ में केवल स्टेट की एक यूनिट ही बनाते थे, मतलब एक यूनिट ही होते थे, एक इकाई होते थे। तो आज हम पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर, मतलब क्षेत्र और साम्राज्य क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोल चैप्टर 2, तुगलक्स चैप्टर 3 और मुगल्स चैप्टर 4 एनकम्पासेस मैनी रीजन्स। मतलब कि इनके जो बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। इन चोलास के, तुगलक्स के, मुगल्स के, इनका जो रीजन था उसमें कई सारे क्षेत्र आते थे। संस्कृत प्रशस्तीज, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्तीज प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। तो जो प्रशस्ति होती थी संस्कृत में, संस्कृत वर्ड है प्रशस्ति, उसका मतलब है प्रशंसा। तो ये जो प्रशस्ति लिखी जाती थी वो जो दिल्ली सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, उनकी प्रशंसा में ये लिखी जाती थी। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेचेज फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया द्रविड़। तो ये जो था जो प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। तो उसमें गोंड आंध्र पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, जो लोग थे अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे गोंडा आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। तो गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग भी उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, मतलब उसकी सेना के आगे हार जाते थे। तो हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो जो इतिहासकार थे वो इस विजय अभियान को
इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, मतलब उसको ज़्यादा ही इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये दावे जो थे वो उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। तो एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और साथ साथ वो जो इतिहासकार हैं वो ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के विभिन्न विभिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो ये लैंग्वेज एंड रीजन हम बाद में देखेंगे, यहाँ से देखते हैं। बाय 700s मैनी रीजन ऑलरेडी possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। तो जो सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। मतलब जो सन 700 तक जो क्षेत्र थे उनकी अपनी अपनी अपना अपना एरिया, जो भौगोलिक जो बोलते हैं कि उनका रीजन, भौगोलिक आयाम जो जिसको बोलते हैं डायमेंशन, कि उनका कितना रीजन है, कितना क्षेत्र उनके हिस्से में आता है, वो ये सारी चीज़ें तय हो गई थी। और उनकी अपनी लैंग्वेज और साथ में जो सांस्कृतिक जो विशेषताएं थी वो भी तय हो चुकी थी। तो दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी, और साथ में वो एक जो थी विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। डायनेस्टी मतलब होता है वंश। तो देयर वाज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट। और अब ये जो स्टेट थे, ये जो अलग अलग क्षेत्र थे, उनमें लगातार जो उनके बीच में लगातार महत्वपूर्ण जो थी वो लड़ाइयाँ होती रहीं। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोला, खिलजी, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल। तो साथ में जो ये जो डायनेस्टी थी, जैसे चोलास थे, खिलजी थे, तुगलक थे और मुग़ल, इन्होंने अपने एम्पायर जो साम्राज्य थे वो खड़ा कर लिया। और ये सभी जो साम्राज्य थे और वो दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स। मतलब ये कि वो एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। मतलब उनका साम्राज्य वैसे का वैसा ही नहीं बना रहता था सालों साल तक। वो स्थिर मतलब स्टेबल नहीं हो पाते थे, वो आगे जाके बिखर जाता था। कंपेयर फॉर एग्जांपल टेबल 1 इन चैप्टर 3 and 4। तो व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ खिलजी एंड मुग़ल डायनेस्टी। तो मतलब खिलजी ने कितने साल तक यहाँ शासन किया, साथ में मुग़ल जो मुग़ल साम्राज्य था वो कितने साल तक चला। तो मतलब ये है कि ये स्पष्ट मतलब स्पेसिफिक नहीं हो पाता था, कि स्थायी नहीं था, स्टेबल नहीं था, कि वो हमेशा के लिए नहीं रहता था। खिलजी जाते थे, मुग़ल आते थे, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, तो ये चलता रहा। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states। तो जब जो मुग़ल शासक थे 18वीं सदी में, जब मुग़ल वंश का जो पतन था वो शुरू होना, वो ढलान पर था, तो उसके फलस्वरूप जो क्षेत्रीय राज्य थे, जो छोटे छोटे स्टेट थे, वो फिर से इमर्ज होने लगे, उभरने लगे फिर से। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उनमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। तो ये कि बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन। मतलब उसमें जो क्षेत्रों की जो स्थिति थी, प्रकृति थी, वो बदल चुकी थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें ये जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अधिकतर भाग पर फैले। इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। मतलब ये यहाँ जो कल्चर थे छोटे छोटे राज्यों में, जब मुग़ल साम्राज्य का अंत हुआ या वो अपने ढलान पर था, तब छोटे छोटे राज्य उभरने लगे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे, पर उनकी अपनी ही कल्चर था और उसमें सब कॉन्टिनेंट जो ये उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप था, उसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस आया। तो
The management of the economy, elite culture and language through the 1000 years between 700 and 1750, the characters of the different region did not grow in isolation. मतलब ये है कि 700 से लेकर 1750 के बीच में भी के 1000 वर्षों में जो विभिन्न क्षेत्र थे, इनकी जो प्रकृति थी एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था, क्योंकि इन पर कई जो राजवंश थे उन्होंने शासन किया था, तो उसका प्रभाव भी इन पर था। ये पूरी तरह से अलग नहीं थे, और हालांकि उनकी खुद की उसमें विशेषताएं थी, पर पूरी तरह से वो अलग नहीं थे। तो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, अब नए और पुराने जो धर्म हैं वो क्या हैं कि the 1000 years of history that we are exploring witness major developments in religious tradition। मतलब 1000 साल के इतिहास की जब हम पड़ताल करते हैं तो इस दौरान हम धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बड़े परिवर्तन देखते हैं। तो पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव। जो दैविक तत्व हैं उनमें लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही, जो बोलते हैं कि बैयत्ते क्या मतलब व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। और कलेक्टिव बिलीव इन supernatural agencies, religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social world of these group altered, so too did their beliefs। मतलब ये है कि किसी दैविक तत्व में जो सामूहिक आस्था यानी धर्म जो था वो स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। मतलब नए और पुराने और नए धर्म बनते गए। तो इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। इस समय आज हम जिसको हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़। इसमें कुछ नए देवी देवताओं की पूजा और होने लगी, और द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास द प्रीस्ट एंड डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। मतलब ये कि जो कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया, और साथ में उनकी सत्ता भी बढ़ने लगी। तो their knowledge of Sanskrit texts earned the Brahmanas a lot of respect in society। तो संस्कृत ग्रंथों के जो ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बहुत आदर होता था। Their dominant position was consolidated by the support of their patron, new rulers searching for prestige। तो जो थे इनके जो संरक्षक थे, जो नए नए शासक थे, वो स्वयं की प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा, मतलब ब्राह्मणों का दबदबा और भी बढ़ गया। और फिर है वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन वो आया इस युग में, वो था भक्ति की अवधारणा, आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ द लविंग पर्सनल डिटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलेबरेट रिचुअल्स। जिसमें जो अवधारणा के रूप में इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के जो कर्मकांड के बिना भक्त स्वयं पहुंच सकें। मतलब भक्त जो थे वो खुद अपने आप ही पूजा कर सकें, उन्हें ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं रहे। तो इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में जो था वो आपको चैप्टर 8 में पढ़ने को मिलेगा। This was also period when new religions appeared in the subcontinent। ये समय, ये जो काल था 1000 साल का, वो उसमें नए नए धर्म भी इस जो उपमहाद्वीप हैं उसमें दिखाई देने लगे। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट brought द टीचिंग ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन द 17th century। तो सबसे पहले जो कुरान शरीफ का जो संदेश भारत में पहल 7वीं सदी के व्यापारियों और जो अप्रवासी थे उनके ज़रिए पहुंचा।
जो मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो मैनी रूलर्स, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। मतलब जो शासक थे वो इनके उलेमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही तरह इस्लाम के भी अनुयायी थे, उनको उसको मानने वाले थे और धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ जो शिया थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में इनकी और शफ़ी, ऐसे भारत में हनफी और शफ़ी जो हैं ये हनफी और शफ़ी मेनली इन इंडिया भारत में हैं, ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। मतलब ये कि जो हमारे देश में 700 से लेकर 715 मतलब 1050 साल में नए नए धर्म जिसको मुस्लिम धर्म बोलते हैं वो भी उसको मानने वाले भी लोग आने लगे। तो थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, इसमें है समय और इतिहास की कालखंडों पर विचार। इसको मैं आपको बहुत छोटे में करके बताती हूँ। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods: Hindu, Muslim and British. ब्रिटिश शासन के समय, तो मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी 19वीं सदी के मध्य में जो ब्रिटिश शासन थे, उन ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। उसमें हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश के शासनकाल में उन्हें 3 पीरियड्स में उसको डिवाइड किया और इस समय जो डेवलपमेंट्स हुए, जो परिवर्तन हुए और वो उसको उन्होंने बताया। तो The historians you will be studying this year are often described as medieval. तो ये जो इतिहासकार हैं इस साल में हम जो पढ़ते हैं जैसे मध्यकाल जिसको बोलते हैं, तो हिस्टोरियंस इसको मध्यकाल में डिवाइड करते हैं। 3 हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो इतिहास है, भारत का इतिहास, उसको 3 काल में विभाजित किया: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो हम जो क्लास 7th में पढ़ते हैं वो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। क्लास 6 में हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा था और क्लास 8th में हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो जो इतिहासकार थे उन्होंने इसको मिडिवल पीरियड का नाम दिया। वी विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीस इन सोसाइटी। इसमें अब जो किसानों के जो समाज है वो उसके बारे में और कैसे फैला, राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, किस तरह से जो क्षेत्रीय और जो राजसी जो स्टेट थे वो बने। समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग थे, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वहाँ पे जो लोग थे उनको किस तरह से हटा के वहाँ पर जो था वहाँ पर जो खेती की जाने लगी, मतलब जो जंगलों पे निर्भर रहते थे लोग उनको हटाया गया। और किस तरह से डेवलपमेंट हुए इस पीरियड में, इस काल में, इस 1000 साल में। तो द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन, हिंदू और इस्लाम धर्म का विकास किस तरह से हुआ, एक मेन रिलीजन बने ये। और these 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. ये जो 1000 साल हैं, मतलब 1000 साल हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण जो बदलाव थे इंडियन हिस्ट्री में वो इसमें दिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए और किस तरह से जो सोसाइटी थी हमारी सब कॉन्टिनेंट ट्रांसफॉर्म हो गई। इकोनॉमिक एंड सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो किस तरह से ये चेंज हुई जिसने जो यूरोपियन जो व्यापारिक कंपनियां थी उसको इसने आकर्षित किया। वो यहाँ पर आए व्यापार करने के लिए, इसी तरह अंग्रेज़ व्यापार करने के लिए आए और यहाँ पर उन्होंने अपना शासन जमा के यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। तो इस चैप्टर में हमने जो पिछले 1000 साल के दौरान जो चेंजेस हुए, मेन जो चेंजेस थे वो हमने देख लिए। आपको दिन नहीं समझ में आए हो तो एक बार आप
पूरी बुक ज़रूर पढ़ लें, मतलब ये चैप्टर आप रीडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।